Thank you, Nita ma'am. Thank you. Thank you, all dear friends. क्रोध का अपोजिट क्या है? आप बताओ। जो क्षमा। गुस्सा आता है क्षमा। तो ओके, और बहुत गुस्सा आ जाए तो क्षमा कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं? प्यार करते हैं क्या? यस यस। हाँ, तो लड़ाई हो गई। प्यार, बिल्कुल सही फरमाया, है ना? और प्यार की बातें हम करते हैं, है ना? तो जो क्रोध है वो हमारे मन का एक तरीके का एक रंग है। जैसे हमने 6 रंगों की बात की, काम, क्रोध, लोभ के ऊपर हम काफी डिटेल में बात कर चुके हैं ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब राग और द्वेष। राग और द्वेष यानी कि गुस्सा कब आता है? अब आपको ये सोचना है, आपने खुद में अपने ऊपर एक प्रैक्टिस करनी है कि हमें गुस्सा कब आता है, दिन में हम गुस्सा कब करते हैं, और जब गुस्सा आता है तो गुस्से से क्या होता है, हमारे अंदर क्या परिवर्तन होते हैं। वैसे तो हम गुस्से के बारे में बहुत बखूबी जानते हैं, है ना? तो हमें दिन भर में पता होता है कि मुझे इस बात पे गुस्सा आता है। जैसे एग्जाम्पल, एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है हस्बैंड वाइफ। जब हस्बैंड लेट आता है तो हस्बैंड जैसे ही लेट आएगा, 5 बजे बोला है, 6 बजे बोला है, और वो आए 10 बजे, तो पारा चढ़ जाता है। होता है ऐसा? होता है ना? तो अब उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन रहता है कि हमारी सेल्फिशनेस। रूट कॉज ऑफ क्रोध है हमारी सेल्फिशनेस। रूट कॉज ऑफ क्रोध हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन। दोनों चीजें डिपेंड करती हैं, और हमने इसको एक अटैचमेंट के तौर पे, जैसे राग और द्वेष, दोनों पे। राग में क्रोध हमें ज्यादा आता है जब हमारी अटैचमेंट होती है, और अटैचमेंट के बाद जब हम उस एक्सपेक्टेशन से बाहर नहीं निकल पाते तो हम गुस्सा आने लगते, क्रोध आने लगता। तो जो क्रोध है उसके अंदर, क्रोध क्या हो गया फिर? एक हमारी वृत्ति हो गई, वृत्ति। क्रोध क्या है? एक टाइप की वृत्ति। मतलब हमारी जो हैबिट्स हैं वो धीरे धीरे, जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, कि हम एक बार अगर एक रिवॉर्ड सर्किट की बात आपको याद आएगी, कि हमने एक बार अगर वो हमारी प्रवृत्ति बन गई, धीरे धीरे हम उस प्रवृत्ति में, उस सर्किट के अंदर, उस जाल में फंसते चले जाएंगे, और उससे हमारा जो बेसल गैंग्लियन वाला पार्ट आपको याद आ रहा होगा, कि हम उसमें जो हमारा न्यूक्लियस एक्युम्बेंस है, जिसमें एक तरह का हार्मोन बनता है, उस हार्मोन्स की वजह से हमारे बार बार वो रिवॉर्ड सर्किट्स बनते हैं। तो आप देखो कि सेम इसी तरीके से क्रोध जब हम करते हैं, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन होती है, हम उस चीज में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, तब हम उस लिमिट को क्रॉस करके क्रोध आने लगता है। अब इसको अगर मैं डिटेल में कहूँ ना, तो जैसे गुस्सा, बिल्कुल नीता मैम आपने बिल्कुल सही कहा कि हम कहते हैं कि गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता ही है। हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, या हमारी वो एक हैबिट बन जाती है, और उस हैबिट के तौर पे हम उसको रोक नहीं पाते, है ना? हम चाहते भी हैं कि हम गुस्सा ना करें, हम चाहते भी हैं कि हमारी ये हैबिट ना बने, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उस जाल में उलझ जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर एक और ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम फियर या इनसिक्योरिटी को लेके हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। तो वो एरिया, एमिगडाला नाम का एक ब्रेन में एक एरिया होता है जहाँ पे वो डिसाइड करता है हमारी सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके। तो हमें गुस्सा आता है, और हमें जब वो गुस्सा आता है तो वो जो एरिया है वो हमारे एक्टिवेट होने लगता है, एमिगडाला। और एमिगडाला का जो एरिया है वो हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि वो किस जगह पे रहता है, जहाँ पे बिल्कुल साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। मतलब मिड ब्रेन के ही एक एरिया में वो रहता है, और वो उसका एरिया, उसके आगे वाला जो हिस्सा है जिसको हम प्री फ्रंटल बोलते हैं, उसके साथ वो कनेक्ट।
यानी कि जैसे ही हमें सेफ्टी का कोई इश्यू आता है, सिक्योरिटी का इश्यू आता है, या हमें एक्सपेक्टेशन का कोई इश्यू आता है, तो हम हमारा वो एरिया जो है वो एक्टिवेट होने लगता है। और उसके साथ हमारा जो प्री फ्रंटल एरिया है वो उसके साथ कम्युनिकेट करता है। तो इस तरीके से जो हमारा प्री फ्रंटल एरिया है और हमारा मिड ब्रेन का जो एमिटिला है वो दोनों आपस में बात करते हैं, है ना। जैसे हम फैमिली में बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, देखो हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, यानी कि आपस में तारतम्य स्थापित करते हैं। तो हमारे ब्रेन का एक हायर ब्रेन का एरिया और एक मिड ब्रेन का एरिया, एक लोअर ब्रेन का एरिया, ये तीनों आपस में एक बैलेंस बनाते हैं, है ना। और अगर वो बैलेंस नहीं बनता, और वो बैलेंस अगर नहीं बनता तो क्या होता है कि सिर्फ जो मिड ब्रेन का एरिया और लोअर ब्रेन का एरिया है सिर्फ वही करता है, प्री फ्रंटल का जो एरिया है ना वो अपनी जजमेंट छोड़ देता है, वो उससे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने लोब के अंदर भी ये बात की थी कि डिस्कनेक्शन ऑफ प्री फ्रंटल, वो जजमेंट खराब हो जाती है और हम उस लोब के माया जाल में फंस जाते हैं। सेम इसी तरीके से क्रोध के वो एरिया इतना सेंसिटिव एरिया माना जाता है जो एमिगडाला है, वहां पे वो एरिया ऐसा है कि जहाँ पे हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज जब हमारे पास आते हैं, एक्सपेक्टेशंस के जो इश्यूज आते हैं, तो उसमें हम उस एरिया को हिट होता है हमारी क्रोध, जब हम बार बार करते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो ये एरिया ऑटोमेटिकली अपने सर्किट्स को मजबूत बना लेता है, उस पाथवेज को मजबूत बना लेता है। अब आप ये देखो कि जो मेंटल बॉडी मेडिसिन है उसमें हम कितने एपिसोड, मतलब आज 9th एपिसोड है, हम कॉन्टिन्यूसली बात करते जा रहे हैं कि हमारा ब्रेन, आप देखो कि ब्रेन कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के लिए। और उसके साथ जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने ब्रेन को, अगर हमें बहुत बैलेंसिंग नेचर में रखना है, कॉर्डियल नेचर में रखना है, या हमारी जो गामा वेव्स की उस पोजीशन में रखना है या अल्फा वेव्स की पोजीशन में रखना है, तो हमें कितना वर्क करने की हमें जरूरत है ना। अब मेरे को थोड़ा सा इसमें ये बात कहनी है कि जब हमें गुस्सा आता है, तो आप देखो, अगर आपको प्रैक्टिकली सबको एक्सपीरियंस है गुस्से का, और जब गुस्सा आता है तो हमारा गला सूख जाता है ना। और जब हम प्यार करते हैं तो हमारा गला पानी की तरह मुलायम हो जाता है, भर जाता है। तो गला सूखने का मतलब क्या होता है? मुंह भी सूख जाता है, गला सूख जाता है, प्यास लगती है, हम ब्लश करने लगते हैं, है ना, और गुनगुनाने लगते हैं, और एक तरफ जाके बैठ जाते हैं, मतलब फ्लाइट और फाइट के मोड में चले जाते हैं। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो फ्लाइट या फाइट, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि ड्राइनेस से मुझे अभी, मतलब ये बात ध्यान आ रही थी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को हमेशा हमें याद रखना है। हमने वाइटल बॉडी मेडिसिन में भी ये बात की थी कि आप ये देखिए कि अगर आप खाना खाते हैं तो उसका रस बनता है ना। अगर हमने उसको प्रॉपर गुस्से में खा लिया, अगर हम गुस्से में खा रहे हैं, जब हमारा देखो नाराजगी होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, हम उससे पूरा नहीं आता, तो हम उससे पूरा नहीं पड़ता तो हम क्या करते हैं कि हमें गुस्सा आता है, खाना हम जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, पूरा चबा के नहीं खाते। अगर हम पूरा चबा के नहीं खाते हैं तो हम क्या करते हैं कि यस, ड्राइनेस इज रिलेटेड विथ फियर ऑल्सो, यस डेफिनेटली। तो हम क्या करते हैं कि हम उस गुस्से में खाना खाते हैं, तो जो हमारे एंजाइम्स हैं वो ढंग से निकल नहीं पाते, और ढंग से नहीं निकलते तो हमारे उस खाने का रस ठीक से नहीं बनता है। तो हमारी जो बॉडी या फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर अब आप देखिए कि हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर इम्पेक्ट क्या पड़ेगा। हमारी बॉडी के ऊपर इम्पेक्ट ये पड़ेगा कि हमारे मुंह से लेके और लास्ट तक जो एंजाइम्स हमारे निकलने चाहिए वो हमारे एंजाइम्स नहीं निकल पाते। और अगर हमारी ये टेंडेंसी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 महीने, 4 साल, अगर हमारी ये टेंडेंसी रहती है, तो फिर हमारी जो जूसेस हैं वो हमारे निकलने ऑटोमेटिकली, वो स्क्वीज होने लगते हैं, जूसेस नहीं निकलते, ब्रेन का फंक्शन हैम्पर करने लगता है।
तो ब्रेन का फंक्शन जब हैम्पर करता है तो हमारे जो हार्मोनल इम्बेलेंस भी स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमारे एंजाइम्स के ऊपर इफेक्ट आता है। फिर जैसे ही हमारा फूड जूस जो बनता है वो जब धीरे धीरे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मिलता है, तो जब ब्लड सर्कुलेशन में मिलेगा तो वहां पे हमें हार्मोन्स की जरूरत होती है। वो हार्मोन्स भी प्रॉपरली निकल नहीं पाते। तो ब्लड के अंदर जैसे ब्लड अगर फ्लो हो रहा है और उसके अंदर हमारा धीरे धीरे जो फूड आहार रस जो जा रहा होता है, वो देखो अब ब्लड के अंदर मिल रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे मिल रहा है, धीरे धीरे मिल रहा है। वो जो फूड जूस है अब उसमें एंजाइम्स नहीं है, जैसा भी फूड जूस बना, आहार रस बना, वो सीधा ब्लड में जा रहा है। तो ब्लड की जो केमिस्ट्री है, वो ब्लड की केमिस्ट्री भी खराब हो रही है और इधर आहार रस की जो केमिस्ट्री है वो भी खराब हो रही है। अगर हमारे आहार रस की केमिस्ट्री खराब है तो हमारे ब्लड की केमिस्ट्री भी खराब हो रही है। अब मैं इम्यून सिस्टम की बात कर रही हूँ, जो हमारा ओज है, जो ओज बनता है, जो हमें शाइन देता है, हमारी बॉडी के ऊपर जो शाइन देता है। अब हम गुस्सा कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, सेल्फिशनेस में है, जो हमारे बिल्कुल राग द्वेष, जो हमारे बिल्कुल हमारी जो नेचर है, हमारी कॉन्शियसनेस की जो नेचर है, उसके बिल्कुल अपोजिट है। आप देखो कॉन्शियसनेस वो है जहां पे हम प्यार पाते हैं, कॉन्शियसनेस वो है जिसमें हम अपना विस्तार करते हैं, और बिल्कुल उसके अपोजिट हमारा मन वो है जहां पे वो राग में पड़ा है, जहां पे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। वो एक्सपेक्टेशंस के माध्यम से हम रोज उसी रूटीन को बार बार रिपीट करते हैं। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा तो इसी बात को बोलते हैं कि अगर आप रोज वही काम सेम करते हो तो आप अगले दिन या फ्यूचर में आप हैप्पीनेस की आशा कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। क्यों? क्योंकि आपने वही रूटीन बनाया, आपका सेम वही पाथवेज चलता जा रहा है जो डेली रूटीन में चलता जा रहा है। अब उससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि जैसे वो ब्लड में जाएगा, गुस्सा आता है तो हमारे जो हार्मोन्स हैं, हमारे एक एड्रीनल जो ग्लैंड है वहां से एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। जैसे हमें गुस्सा आता है, हमारे ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर राइज करने लगता है। हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम 100% हम अपने आप को छुपाने की कोशिश भी करते हैं, सप्रेशन की कोशिश भी करते हैं कि आज झगड़ा नहीं होना चाहिए, आज गुस्सा नहीं आना चाहिए। 100% हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी हैबिट्स हैं उसकी वजह से हमारे ये दो हार्मोन्स ऑटोमेटिकली रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये रिलीज होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर जो अब आहार रस गया, हमारे ब्लड का जो पैरामीटर है वो बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हमारे हमें रहने लगता है। अब जैसे जैसे हाई बीपी रहता है हमें, एक जो क्रोध है, क्योंकि लोभ एक अलग वृत्ति है और जो क्रोध है वो बिल्कुल अलग वृत्ति है, जिसमें आप हाई ब्लड प्रेशर, आपको स्ट्रोक आना, ना आपका अटैक आना, ना आपकी आई बॉल्स के अंदर जो हमारी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं उसका बर्स्ट हो जाना, ना ऐसे बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी पूरी अपनी फिजिकल हेल्थ को, अपनी फिजियोलॉजिकल हमारी कंडीशंस को हम वर्स्ट कंडीशन तक ले जाते हैं। और रीजन क्या है उसके पीछे? हमारी सेल्फिशनेस और हमारी मोर 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 एक्सपेक्टेशन। उसी की वजह से हमें गुस्सा आता है। और भी कुछ चीजों पे बात करेंगे, लेकिन अभी हम और आगे चलते हैं। अब हमें क्या होता है कि जैसे ही हमारे ये दो हार्मोन्स निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जैसे होता है ना कि अगर हम फाइट और फ्लाइट में एक एग्जांपल देते हैं कि अगर मान लो कोई कुत्ता हमारे पीछे या कोई गाय या कोई बैल हमारे पीछे पड़ता है तो हम रश करते हैं। रश करते हैं तो ये दोनों हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं जस्ट फॉर सिक्योरिटी और सेफ्टी। हमारे ब्रेन के अंदर से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि हम अपनी बॉडी की उस हर सिस्टम को बैलेंस बना के रखें, ताकि हम हमारा जो ब्रेन है, हमारी बॉडी है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ पैर हैं, वो सही बैलेंस तरीके से कर पाए। लेकिन कुछ महीने तो हम कर पाते हैं, लेकिन जब हैबिट हो जाती है तो हमारा प्री फ्रंटल जो एरिया है वो उससे डिस्कनेक्ट, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्शन होना शुरू हो जाता है।
इसके बीच में मेरे को अब एक बात और याद आ रही है कि जैसे हमारा जो स्थूल शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है, या स्थूल शरीर है और जो प्राण शरीर है, अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो फिजिकल बॉडी और जो वाइटल बॉडी है उसमें कुछ बीच में गैप आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा पाथवे एक ही तरह का बनना शुरू होता है। उस पाथवे में हम उलझ के रह जाते हैं। हम नए जो सर्किट्स हैं प्री फ्रंटल के साथ, हम वो नए सर्किट्स नहीं बना पाते। तो अब हम उस ब्लड के अंदर चला गया, हमारा खाना चला गया, और खाना जब उसमें पूरी बॉडी में हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से, जहाँ पे हमारा हार्ट और लंग्स काम करते हैं, उसके बाद वो हमारे मस्कुलर सिस्टम में जाता है। अब आप देखो कि मस्कुलर सिस्टम का एक अलग टेम्परेचर है, ब्लड जब फ्लो कर रहा है तो उसका एक अलग टेम्परेचर है, जब आहार रस लेते हैं तो एक उसका अलग टेम्परेचर है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन हमें इसको आपस में मिला के चलना है। लेकिन वो मिला के अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारी मसल्स के अंदर जो फिटीग है, मतलब थकावट है, वो हमें ऑटोमेटिकली वो थकावट हमें आने लगती है। और ये प्रोसेस जो है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाता है। तो फिर आ गया रस, रक्त, मांस, मांस के बाद मेद। मेद का मतलब हो गया कि जो हमारा पूरा फैट सिस्टम है, वहां तक आते आते हमारे इतने हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो मेद है, अस्थि है, मज्जा है, और उसके बाद जो शुक्र और ओज है, वहां तक सब चीजें केमिकली हमारी इम्बेलेंस हो जाती है। तो इम्बेलेंस होने का मतलब ये कि जब हमारा इम्यून सिस्टम है, हम गुस्सा करते हैं ना एकदम से, तो हमारा गला सूख गया, इसका मतलब ये कि हमारा ओज सूख गया, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो हमारी स्किन के ऊपर ड्राइनेस, जैसे अभी आपने लिखा, हमारी स्किन के ऊपर ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वो ड्राइनेस आती है, हमें अपने अपने अंदर ये बात समझ आती है, हाथों में ड्राइनेस आ जाएगी, चेहरे पे ड्राइनेस आ जाएगी, लिप्स में ड्राइनेस आ जाएगी, हमारे बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे हमारे ब्रेन के ऊपर, जो ब्रेन का एरिया है मेडुला, उसकी इम्पैक्ट से हमारी पूरी बॉडी के अंदर, सॉफ्ट ऑर्गन्स के अंदर सब में चेंजेस आने शुरू हो जाती है। क्रोध ऐसी चीज है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अब हमें डायरी मेंटेन करने की जरूरत है। क्रोध लोभ से भी ज्यादा खतरनाक है। लोभ तो फिर भी हमारी एक ऐसी वृत्ति है कि चलो हम उसके ऊपर बैन लगा सकते हैं, दो वही ले सकते हैं, तीसरा नहीं खरीदेंगे। बट क्रोध के अंदर तो हमारा सीधा हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो गया ना। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज होता है, हमें बहुत सारी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इस तरह की कंडीशंस हमारे सामने आती हैं। और जैसे ही ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे, एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन, तो उसके बाद हमारी जो रिसर्चेस हैं, अगली बार मैं आपको पीपीटी मैंने बना लिए, बट आज उसकी बात नहीं करेंगे। पीपीटी में नेक्स्ट वाले एपिसोड में दिखाऊंगी कि ऐसा करने से जब हमारे अंदर वो एग्रेसिवनेस आती है और एक अटैचमेंट आती है कि नहीं, मेरे को तो बस आज बात ही नहीं करनी, फाइट फ्लाइट के मोड में रहते हैं, तो 2 घंटे तक हमारे, मतलब उसमें लिखा है 8.5 टाइम्स हायर हमारा हमारा जो ब्लड प्रेशर है, 120/80 होता है, वो 200-220 तक हमारा चला जाता है। और उसके बाद हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, वो ऐसा काम करता है कि उसके बाद हमारी सब चीजों में इम्बेलेंस हो जाए। किसी पर्टिकुलर पॉइंट को मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि हमारी पूरी बॉडी इम्बेलेंस हो जाती है, नखरा आने लगता है। आप सोचो कि क्रोध से क्या क्या आता है, लोभ से इतना नहीं होता। क्रोध से क्या होता है कि हम नखरे में आगे बात ही नहीं करते, ऐसा गुस्सा आता है। नखरे में आके हम अलग से फ्लाइट मोड में चले जाते हैं, है ना, फ्लाइट मोड में चले जाएंगे, या गुस्सा आएगा तो अगले वाले को ये लगेगा भाई इसने तो रोज ही गुस्सा करना है। तो वो क्या है कि हमें गुस्से में पॉजिटिवनेस आने लगती है कि देखा आज गुस्सा किया था ना, ये बदल गया, है ना, हमारे अंदर वो एक्सपेक्टेशन भी रहती है। तो वो जो हमारे क्या है कि 4 पॉइंट्स हैं जो हमने पहले ब्रेन के बारे में जब बात की थी, कि एक फ्लाइट मोड होता है, एक फाइट मोड होता है, एक हमारा एफकिंग मोड होता है, और एक फीडिंग मोड होता है ना। तो जैसे अगले को पता है फैमिली में कि उसको गुस्सा आएगा,
तो वो क्या करता है कि हमें हमारे अंदर, मान लो मैं, मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो मेरे अंदर पॉजिटिवनेस आने लगेगी, एफ किंग बन जाऊंगी। एफ किंग भी एक बुरा डिसऑर्डर ही कहेंगे उसको, कि एक हैबिट कहेंगे, कि जिसमें मैं पॉजिटिवनेस से अगले वाले को ये शो करूंगी कि देखो, अगर तुम ऐसी नहीं करोगे तो मेरे को गुस्सा आएगा, तुम आज टाइम से क्यों नहीं हो, या तुम, मैंने आज गोलगप्पे मंगवाए थे, आज तुम गोलगप्पे क्यों नहीं लेकर आए। ये कॉमन कॉमन सी एग्जाम्पल्स हैं अपने, कि मैंने ऐसा कहा था कि आज 4 ही लोग आने चाहिए थे, आज 6 लोग क्यों आए। एग्जाम्पल हैं, सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करके हम इस चीज के ऊपर आउटकम पे निकालें कि जो एफ किंग है, जो पॉजिटिवनेस है, फ्लाइट फ्लाइट में फिर भी थोड़ा 2 दिन नहीं बोलेंगे, उससे भी आप देखो, अगर 2 दिन नहीं बोलते हैं, फाइट मोड में चला जाए, फ्लाइट मोड में चला जाए, तो आप देखो कि कितना नुकसान पूरी फैमिली को होता है। और सेम वही चीज अगर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, क्रोध को फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में अगर हम खत्म कर दें और प्यार से बोलने लगे उस व्यक्ति के साथ, तो वो ही घर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। आप देखोगे जब 2 दिन नहीं बोल रहा, 3 दिन नहीं बोल रहा, तो घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल सूना रहता है। घर का भी रहेगा, चाहे हम ऑफिस में काम करते हैं तो भी वो सूना सूना सा रहता है, वो इतना डिप्रेसिंग होता है कि ऑटोमेटिकली घर के पूरे फैमिली मेंबर्स और या फिर हमारे ऑफिस के फैमिली, ऑफिस के मेंबर्स सब डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इसको तो गुस्सा ही बहुत आता है। रीजन क्या है कि पीछे से हमारी मोर एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स अदर्स। तो जो फाइट मोड है, फ्लाइट मोड है, और एफ किंग मोड है। एफ किंग मोड में क्या है कि हम पजेसिव रहने लगते हैं, कि देखा, गुस्सा किया था ना, चेंज हो जाएगा। एक दिन चेंज होगा, 2 दिन चेंज होगा, 3 दिन चेंज होगा। एक बार हमने पहले भी, बहुत पहले मुझे याद आ रहा है कि हमने इसके ऊपर बात की थी कि फिर क्या होता है कि हम दूसरों को के ऊपर अपना पॉजिटिवनेस या ऑथोरिटेरियन जो बिहेवियर है वो हम रखने लगते हैं। उसको, अगले को डर लगता है कि भाई इसने तो गुस्सा करना ही करना है ना। एक होता है जो एफ फीडिंग, कि हम फीडिंग करते हैं, फीड करते रहते हैं कि ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। फीडिंग का मतलब होता है चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम कर देता हूँ, चलो काम कर देता हूँ। एफ फीडिंग भी इस एक नेचर होता है कि जिसमें हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मोर एक्सपेक्टेशंस के माध्यम से, कि वो भी मेरे लिए काम करेगा, वो भी एक्सपेक्टेशन, और जब वो नहीं करेगा तो हम उसको गुस्सा दिखाएं, है ना। तो ये जो गुस्से के, जो क्रोध के जो मोड हैं, ये एक तरह की वृत्ति है, मतलब प्रोक्लेविटीज, मतलब कि हमारे अंदर एक वृत्ति का ऑटोमेटिकली एक बन जाना, एक वृत्ति बन जाना ना। तो क्रोध जब बनता है तो इसके बहुत सारी बाउंड्रीज बताई गई हैं। इसको बताया गया है कि जो वृत्तियां होती है ना, वो सर्कुलर मोड में होती है। सर्कुलर मोड का मतलब कि आप कितना ही उसको एक्सपैंड कर सकते हो। अगर आप देखो कि नाराज हो शुरू शुरू में, जब हम यंग होते हैं, तो नाराजगी हमारी बहुत लंबी खिंचती है। अब हमें पता है हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो नाराजगी भी छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो मतलब हम एक्सटेंडेड वे में भी क्रोध करते हैं, गुस्सा हम पर्टिकुलर एरिया में। तो मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, तो उसमें एक स्वामी जी हैं, सत्यानंद स्वामी जी, मुंगेर से हैं वो। तो वो बता रहे थे कि मैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोध। तो वो बोलने लगे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं। तो वो कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो कहने लगे कि मैं वहां पर एक मंदिर में भोग लगता था, तो मैं वहां पे साधना कर रहा था। तो मेरे जो गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था कि कोई भी आए, सबसे पहले जो भोग है वो पहले मंदिर में लगेगा, उसके बाद ही हम दूसरे को खाने के लिए देंगे। तो मेरे ही गुरुजी ने, मैं उस वक्त, वो कहने लगे कि मैं किचन संभालता था और मैं सुबह का भोग तैयार करता था भगवान के लिए। तो मेरे गुरुजी आए और मेरे गुरुजी मेरे को कहने लगे कि ऐसे करो कि ये जो व्यक्ति आए हैं इनके लिए तुम वो प्रसाद जो बनाया है वो ले आओ। तो अब गुरु के आगे वो जो शिष्य है, वो जो सत्यानंद स्वामी जी हैं आई थिंक, तो उन्होंने कहा कि नहीं, चुप हो गए। और तो उन्होंने कहा आप
सुना नहीं तुम्हें कि तुम ये प्रसाद लेकर आओ। एक गुस्से को एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्रोध कहाँ पर किस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें लगता है कि ये क्रोध है या क्षोभ है। कि अपनी बात को रखना, अपनी बात को बताना उस सत्य के प्रति। तो उन्होंने कहा कि गुस्से में जो है चाबी जो किचन की थी वो उन्होंने गुस्से में फेंक दी, और उन्होंने कहा कि तुम अपनी किचन खुद ही संभालो। लेकिन जो आपने सत्य का नियम बना दिया कि पहले भोग भगवान को लगेगा, उसके बाद ही हम किसी और व्यक्ति को देंगे, चाहे वो गुरु है चाहे वो आपका गुरु है, लेकिन मैं उस सत्य के नियम को नहीं तोड़ सकता, और मैं चाबी फेंक के वहां से चला गया। तब वो एक्सप्लेन करने लगे कि जो क्रोध है वो कन्वर्ट क्षोभ में कैसे कन्वर्ट होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट में। तो वो ये कहने लगे कि एक पर्टिकुलर मोमेंट होता है हमारे पास कि हम उस बात को, अपनी उस सत्यता की बात को हम रख सकते हैं अपने ही उस मोशन में, अपने ही एक्सप्रेशन में, कि वो क्रोध है या क्षोभ है, या मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ उसी वे में जिस वे में मेरे अंदर से आ रहा है ना। लेकिन क्या मैं उस पर्टिकुलर मोमेंट में, मान लो कि वो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या 1 मिनट वो गुस्सा आया, उस गुस्से का 1 मिनट जब मेरे को गुस्सा आ रहा था, उससे पहले क्या मैं कैसा था, और जब वो 1 मिनट में वो गुस्सा या क्षोभ शांत हो गया उसके बाद मैं कैसा। तो मेरी कंडीशन उस 1 मिनट के बाद कैसी है और मेरी कंडीशन उस 1 मिनट से पहले कैसी थी। तो यहाँ पर ये बताने का मतलब है कि अगर हमें मान लो गुस्सा आता भी है, कि हमें एक एक्सपेक्टेशन है, हम पॉजेसिव भी हो रहे हैं, हम फीलिंग करते हैं या हम भाग जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो वो हमने कितना हम एक्सटैंड कर रहे हैं। तो जो मन की वृत्तियां हैं, जो मन की जो क्रोध वृत्ति है, उसको अगर हम एक्सटैंड करते हैं 1 मिनट से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो उसमें आप देखो कि हमारा कितना नुकसान है। और ब्रेन के पार्ट एक मेमोरी बॉक्स में हमने उसको डाल दिया, और मेमोरी बॉक्स में डालने के बाद अब हमने बार बार हमें वो याद आएगा, तुमने कल भी तो ऐसे ही किया था, है ना, तुमने 1 महीना पहले भी ऐसे ही किया था, है ना। तो वो जो क्रोध की जो हमारी वृत्ति है, उसको कब हम खत्म कर सकते हैं? सिर्फ हम तब खत्म कर सकते हैं जब हम अपने अंदर सेल्फलेसनेस सर्विस का भाव जगाएं। सेल्फलेसनेस सर्विस यानी कि दूसरों के प्रति जो जैसा है उसको हम वैसे ही एक्सेप्ट करें। हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ना, हम बहुत लिमिटेड लाइफ जीते हैं, ब्रॉड लेवल पे लाइफ नहीं जीते। हम इन छोटी छोटी उल्टी सीधी चीजों में पड़े रहते हैं। एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल है कि मान लो किसी को टीवी देखना पसंद नहीं और हमें गुस्सा आता है कि तुम टीवी देखते हो। मान लो लेट आते हैं तो हम ये कहते हैं कि तुम लेट आते हो। हर रोज की अगर ये वृत्ति हमारी बनती है तो 1 साल क्या 50 साल भी हो जाए, हमारी वो बदलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये करनी पड़ेगी कि हर इंसान अपनी लाइफ जर्नी को एक अलग तरीके से लेकर आया है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन के माध्यम से हम ये सोचते हैं कि मेरे अनुसार बदल जाए ना। दूसरा व्यक्ति डर के मारे बोलता नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति अगर बोलता भी होगा तो लड़ता होगा, वो कहेगा कि ठीक है तू भी लड़ रही है तो मैं भी लड़ लेता हूँ, है ना। तो लेकिन हम अपनी उस व्रति को इतना पक्का कर देते हैं, इतनी पक्की कर देते हैं कि फिर वो इस लाइफ में क्या कई लाइफ टाइम तक हम उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम अपने, हमारा जो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल जो हेल्थ है उसके ऊपर बहुत बैड इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे हार्मोनल इम्बेलेंस होने लगते हैं, हमारी पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम्स जैसे ईड़ा और पीड़ा पिंगला नाड़ी है, ये दोनों सिस्टम बैलेंस चलते हैं। बिल्कुल एक तरफ सिंपैथेटिक है, एक तरफ पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों सिस्टम और साथ में ऑटोनॉमिक सिस्टम, तीन सिस्टम हमेशा ब्रेन में काम करते हैं। सिंपैथेटिक है कि हम एक्टिव हैं, काम करते हैं, कोई आया है, हमने दरवाजा खोला है, हमने बहुत प्यार से बोला है, सिंपैथेटिक है।
मतलब हमारे अंदर वो जोश है, प्राण है, शक्ति है ना। और पैरासिम्पेथेटिक है, आ जाओ आप बैठ जाओ, चलो आपके लिए मैं चाय बनाती हूँ ना, चलो आपके लिए खाना बनाती हूँ, चलो आपको मैं पानी देती हूँ, पैरासिम्पेथेटिक ना। तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी, यानी कि दोनों नाड़ियों का जो बैलेंस है वो चलता है। ऑटोनोमस क्या होता है कि वो अपने आप बैलेंस कर। लेकिन अब 24 घंटे अगर हम गुस्से में ही रहें, 24 घंटे गुस्से में रहें, 24 घंटे का मतलब कि 1 घंटा 2 घंटा, 24 घंटे नहीं, मतलब 1 घंटा 2 घंटा भी 24 घंटा ही माना जाएगा, है उसमें रहें कि तुम बस तुमने एक दिन तो तुम बदले, दूसरे दिन तुम बदले नहीं, है तो क्या होगा उससे? उससे आपका जो एक सिस्टम है, जो गर्म सिस्टम है, जो पिंगला नाड़ी है, वो एक्टिवेट होने लगेगी। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जो ईड़ा नाड़ी है, वो बिल्कुल एक तरफ सेपरेट हो जाएगी। कई बार होता है कि हमारी बॉडी में, जो हमारी फिजिकल बॉडी है और जो हमारी वाइटरी बॉडी है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम अपनी सांसों को ले रहे होते हैं, प्राण का प्रवाह चल रहा होता है ना, मनस चल रहा होता है, मन का प्रवाह, प्राण का प्रवाह चल रहा होता है। मतलब कि आप ये समझो, मैं तो ये कहूंगी कि देखो, जो प्रेम है ना, विशुद्ध प्रेम, उसका ना एक ऑर्डर चलता है। हमने फर्स्ट एपिसोड में ये बात की थी कि एक ऑर्डर है, इस पूरी प्रकृति का एक ऑर्डर है। किस तरीके से पेड़ बड़ा होगा, किस तरीके से पत्ते आएंगे, किस तरीके से सब पेड़ पौधे छोटे बड़े आपस में मिलके काम करते हैं। और ये प्रकृति अपना ऑर्डर करती है। अगर हमारे जैसा कोई कहता कि भाई तुम भगवान बन जाओ और तुम ऑर्डर चलाओ, तो हम तो गुस्से में ही लगे रहते हैं। हमारे तो पेड़ पौधे भी टेढ़े मेढ़े, किसी का नाक नहीं होता, किसी का कान नहीं होता, है ना। क्यों? क्योंकि हम जो है उस ऑर्डर को हमने सीखा नहीं। तो हमें वो प्रकृति में के ऑर्डर को देखकर हमें सीखना चाहिए कि अगर विशुद्ध प्रेम नहीं होता तो हम, ये हमारी जो पूरी बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग है, वो हमारी कहीं ना कहीं टेढ़ी मेढ़ी होती। कान कहीं होता और नाक कहीं होते और आंखें कहीं होती और हाथ कहीं होते और पैर कहीं होते, छोटे होते, बड़े होते, काले होते, कैसे होते। तो क्रोध का जो अपोजिट जो फैक्टर है वो है विशुद्ध प्रेम। कि जैसे ही आपको क्रोध आए, उसके बिल्कुल अपोजिट है विशुद्ध प्रेम। आप अपने आप को लिटिल बिट धीरे धीरे, हम सब इस प्रैक्टिस में डालें। कोई बात नहीं, आज मेरे को ये व्रति खत्म करेंगे हर हालत में। जैसे ही आप किसी को हक करते हो, किसी को प्यार करते हो, किसी को प्यार से बोलते ही हो, आप सिर्फ प्यार से बोलते भी हो, तो भी आपकी बॉडी में जो कोर्टिसोल्स निकल रहे थे, जो गुस्से की वजह से, ऑटोमेटिकली उसके बिल्कुल अपोजिट हमारे अंदर वो हैप्पी हार्मोन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो हम अभी इस क्रोध के एपिसोड को नेक्स्ट एपिसोड में विद स्लाइड्स देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी पूरी इस फिजिकल बॉडी को फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कितना हार्म करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ विद मोर एक्सपेक्टेशन। और विशुद्ध प्रेम क्या करता है? विशुद्ध प्रेम में क्या होता है कि नो एक्सपेक्टेशन, यू यू हैव सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन। आप सरेंडर कर जाते हो वहां पर कि भाई तुझे ये चाहिए, ओके मैं ला के दूंगा, तुझे ये चाहिए मैं यही करूंगा, अपनी तरफ से अपनी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। और यही हमारा लास्ट अल्टीमेट है, क्योंकि हमें कॉन्शियसनेस के उस सागर में मिलना है जहां पे हमारे पास कुछ भी बोझा लदा नहीं है। और ये फैक्टर तो शायद अब हम सारी फ्रेंड्स को, मतलब मैं तो कहती हूँ हम सबको ये बात समझ आ चुकी है कि कॉन्शियसनेस के लिए कोई बोझा उठाने की जरूरत नहीं है ना। एक लाइफ टाइम, 2 लाइफ टाइम, कितनी लाइफ टाइम हमने कर लिया है। तो हम ऐसे प्रैक्टिस बनाएं कि हम दूसरे से प्यार करें और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आप करके देखो, ट्राई करो, मतलब बहुत वंडरफुल चीज है। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम होपफुली बहुत अच्छा कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।